नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। खैर मकदम है आपका हमारे शो दीन दुनिया में। हम आपके हक में दुआ करते हैं। ये हैं गजा के मजलूम, भरी सर्दी में भी अपने ठिकाने बदलते हुए। ये भी समझ रहे हैं कि इनके लिए लड़ने वालों को तोड़ डाला गया है और ये काम खुद मुस्लिम ममालिक ने किया है, मुसलमानों ने किया है। ये इस बात को भी समझते हैं कि इनकी ये जद्दोजहद अब और लंबी चलेगी, बहुत लंबी चलेगी। दरअसल ईरान, हिजबुल्लाह, रूस, यमन, इराक और हमास का सारा ध्यान जब पिछले 1-1.5 साल से गजा पर था, तब तुर्की धीरे धीरे दूसरा ही खेल खेल रहा था। जी हां, वो हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को ट्रेनिंग, साजो सामान और दीगर चीजें देकर तैयार कर रहा था, इसराइल पर हमला करने या फिर फिलिस्तीन में हमास या हिजबुल्लाह की मदद के लिए नहीं, बल्कि सीरिया पर कब्जा करने के लिए। और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। खास बात तो यह है कि रूस और चीन को भी तुर्की के इस प्लान की खबर नहीं लग पाई। एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान ने भी जब चीजों को एकाएक बदलते देखा और सूरत हाल को समझा, तो मालूम चला कि ये अपने आप में एक ट्रैप, एक जाल है जिसमें फंसना यानी फंसते ही चले जाना है। दरअसल सीरिया, जो करीब करीब खुद ही हथियार डाल चुका था, उसके सदर बशर अल असद की सत्ता को बचाने की कोशिश में ईरान को तुर्की से भिड़ना पड़ता, सीधे तौर पर उस पर अटैक करना होता। इसराइल से सीधी लड़ाई लड़ रहे ईरान के लिए एक तो ये बहुत महंगा सौदा होने जा रहा था। उस पर से जैसे ही ईरान HTS के लड़ाकों या तुर्की को छेड़ता, तो इल्जाम लगने लगता कि शिया मुल्क ने सुन्नी मुसलमानों पर हमला कर दिया। बस इसी की आड़ लेकर सारे अरब मुल्क ईरान पर टूट पड़ते। चुनांचे तुर्की नेटो का मेंबर है, ऐसे में अमेरिका और नेटो मुल्कों को मौका मिल जाता ईरान पर हमले का। ये अच्छा बहाना भी था ईरान के खिलाफ कदम उठाने का। एक्सपर्ट मानते हैं कि पश्चिमी देश या मगरबी मुल्क तो चाहते ही हैं कि ईरान और रूस दूसरे महाज पर इंगेज रहें, जिससे गजा में इसराइल और यूक्रेन में अमेरिका को आसानी रहे। इसीलिए ईरान ने इस मामले में बेहद प्रोफेशनल अंदाज में HTS की नई बनने जा रही सरकार से अंदर खाने ये गारंटी ले ली कि सीरिया में अक़लियतों, बिलखुसूस शियाओं और उनके श्राइन और रोजे महफूज रहेंगे, उन पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। और चूंकि HTS को भी सीरिया में सरकार चलाना है, इसलिए उनके लीडर अबू मोहम्मद जौलानी ने भी कह दिया कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इसकी अफगानिस्तान में तालिबान 1 और 2 से तुलना की जा रही है। वहां भी तालिबान की दूसरी पारी ज्यादा उदार है। खास बात यह भी है कि फिलहाल सीरिया में ईरान की एम्बेसी मौजूद है और उम्मीद है कि आगे भी रहेगी। हालांकि फिलहाल उसे कुछ नुकसान पहुंचा है HTS के लड़ाकों के जरिए। आपको बता दें कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने सीरिया में दहशतगर्दों के जरिए बगावत शुरू होने के बाद 2 बार सीरिया का दौरा किया। उन्होंने सदर बशर अल असद से मुलाकात की। उन्हें यहां तक कहा कि अगर वो चाहें तो ईरान उनकी मदद के लिए तैयार है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने दमिश्क की एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, ये दिखाने के लिए कि वो सीरिया के साथ हैं। लेकिन सदर असद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यही वजह रही कि उन्होंने ईरान से मदद नहीं ली। हालात ये थे कि असद की फोर्सेस लड़ना ही नहीं चाहती थी। आरोप लग रहा है कि सीरियन फोर्स के बहुत से सुन्नी लड़ाके HTS में मिल गए और शिया फौजी इराक चले गए, क्योंकि जब उन्हें लड़ने का ऑर्डर ही नहीं दिया गया तो वो करते क्या। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में बताया कि सीरियन रेजिस्टेंट फोर्सेस ने शहर दर शहर कब्जा कर रही HTS की फोर्स से लड़ने से इनकार कर दिया था। सीरियन आर्मी और असद के लिए लड़ने वाले मिलकर लड़ते तो हम हलब शहर भी नहीं हारते। इसी से समझा जा सकता है कि ईरान ने सीरिया में असद को आखिरी समय में कोई खास मदद नहीं की।
क्योंकि असद खुद मदद चाहते ही नहीं थे। ईरानी विदेश मंत्री का ये बयान अपने आप में बेहद गंभीर है, जो ये बताता है कि कैसे सीरिया में बशर अल असद ने तुर्की के सपोर्ट वाली दहशतगर्द तंजीम HTS के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया, ईरान के सपोर्ट के वादे के बावजूद। यही वजह रही कि आखिरी वक्त में ईरान ने भी अपनी तरफ से कोई खास ताकत नहीं लगाई। जब खुद राष्ट्रपति असद और उनके देश की फौज अपने शहरों को HTS के हाथों कब्जा होने दे रही है, तो कोई क्या मदद करे। जानकार मानते हैं कि जब लड़ाई गजा और लेबनान में इसराइल से चल रही थी, तब विद्रोहियों को आगे बढ़ाकर तुर्की ने सीरिया को जानबूझकर छेड़ा ताकि गजा और लेबनान की सप्लाई लाइन काटी जा सके। ऐसे में गजा के हमदर्दों के सामने तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोगान खुद उजागर हो गए हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ईरान के जरिए हिजबुल्लाह और दीगर रेजिस्टेंट फोर्सेस को मदद का रास्ता सीरिया ही था। सीरिया की ईरान समर्थित असद सरकार उनकी भरपूर मदद करती थी। अपनी तमाम कमियों के बावजूद बशर अल असद फिलिस्तीन के मुद्दे को बरसों से सपोर्ट कर रहे थे, और कोई अरब मुल्क ऐसा कैसे कर सकता है। बस इसी बात पर उनकी सरकार विद्रोहियों के जरिए गिरवाई गई, ऐसा जानकार मानते हैं। और शायद असद भी ये भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने भी इस बार ज्यादा न लड़ना ही बेहतर समझा। ऐसा लगता है कि वो किसी समझौते के तहत अपना मुल्क छोड़कर निकल गए ताकि बचे रहें। लेकिन गजा वाले फिर भी उसी हाल में हैं जो पिछले 1 साल से बने हुए हैं। पता नहीं इन मजलूमों के लिए अब आगे कौन आएगा। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने टर्की के साथ मिलकर ये जो डर्टी गेम खेला है, अगर इसको काउंटर करने के लिए ईरान अटैक करता तो सीधे सीधे टर्की सामने आ गया होता, और टर्की नेटो का मेंबर है, और फिर तमाम नेटो कंट्रीज़ आ गए होते और ईरान को और रशिया को पूरी तरीके से यहाँ पर उलझा दिया जाता। और फिर जो वो शिया सुन्नी कार्ड जिसको बहुत दिनों से चलाना चाह रहे थे और इसको काउंटर किया था, फ़ौरन एक प्रोपेगेंडा होने लगता कि ईरान ने सुन्नी मुल्क के ऊपर हमला कर दिया, और वो तमाम जो बेसेस थी अरब के अंदर वो सब के सब इस्तेमाल होने लगती सीधे सीधे ईरान के ख़िलाफ़ और रशिया के ख़िलाफ़। और रशिया की तो सिर्फ एक बेस थी। तो ये जो गेम था कि नेटो के साथ, अमेरिका के साथ और टर्की के साथ पूरी तरीके से उलझा दिया जाए ईरान को, ईरान ने बड़ी खूबसूरती से इसको काउंटर कर दिया और वो जो गेम था वो ख़त्म हो गया। हालांकि इसमें बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ कि सप्लाई लाइन आप देखिए कि कट गई हिजबुल्लाह की, और जो इज़राइल था वो टर्की के कंधे से अपने मिशन में कामयाब हो गया। अब उसने गोलान हाइट्स के ऊपर पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया। उसका पूरा मकसद ये था इज़राइल का कि वो सप्लाई लाइन जिसके ज़रिए हिजबुल्लाह को मदद पहुंच रही है, और हिजबुल्लाह के रॉकेट जो है बेंजामिन नेतन्याहू के घर के अंदर गिर रहे हैं, तमाम इजराइलियों के लिए परेशानी की गई है, उस लाइन को काट दें। और यही हुआ कि उस लाइन को काटने का खेल जो है वो टर्की के कंधे से कामयाब हुआ। दरअसल गज़ा के साथ गद्दारी अगर किसी ने की है तो वो टर्की ने किया है, और सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचाया है वो गज़ा को पहुंचाया है। हमारा ये शो आपको कैसा लगता है, इसको लेकर अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आप हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को, दीन दुनिया के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।